किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि उस एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है और उसकी कट ऑफ कितनी रहती है। 4 यूनिट है, तो चारों यूनिट में आपके जो टॉपिक्स हैं, यूनिट फर्स्ट में आता है आपका रीएनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा। तो जितना आप अटेम्प्ट करोगे तो उसमें से आपको कितना 120 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो इसका मतलब आपका जेआरएफ क्वालिफाई। अब कैसे हमें पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, ये एक मेन स्टेप है। क्या आप सीएसआई नेट मैथमेटिकल साइंस में जेआरएफ क्लियर करना चाहते हो, बट हाउ? तो आज के सेशन में हम इसी क्वेश्चन के आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIT जैम एंड सीएसआई नेट प्लेटफॉर्म पर, और मैं हूं आपका अपना संजय सर। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि उस एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है और उसकी कट ऑफ कितनी रहती है। तो हम सबसे पहले अपना आज का सेशन सिलेबस से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज का हमारा जो सिलेबस है सीएसआई नेट मैथमेटिकल का वो क्या है। तो देखिए, तो सबसे स्टेप नंबर 1 है आपका अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। तो सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहां पर सीएसआई नेट मैथमेटिकल साइंस में जो आपका सिलेबस है, इसके अंदर 4 यूनिट है। यूनिट नंबर 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 एंड यूनिट 4। तो 4 यूनिट है। तो चारों यूनिट में आपके जो टॉपिक्स हैं, यूनिट फर्स्ट में आता है आपका रीएनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा। फिर यूनिट 2 में आपका रहता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड टोपोलॉजी। फिर यूनिट 3 में आपका एक तरीके से अप्लाइड पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर आता है ओडी, पीडी, सीओवी यानी कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड एलआईई यानी कि लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। एंड फिर डायनामिकल, क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस। एंड यूनिट 4 में आपका होता है स्टैटिस्टिक्स यानी कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड एलपीपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। टोटल आपका ये सिलेबस होता है सीएसआई नेट मैथमेटिक्स का। अब क्या आपको ये पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत है? आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, क्या हमें जेआरएफ के लिए इस पूरे सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इसके वेटेज के हिसाब से कि कौन सा टॉपिक कितना वेटेज रखता है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें से टॉपिक चुनने होंगे और आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी यहां पर टॉपिक चुनना होगा। क्योंकि हो सकता है कि किसी को रियल एनालिसिस आसान लगता हो या किसी को रियल एनालिसिस पढ़ने में मजा आता हो, तो वो रियल एनालिसिस एक तरीके से पिक कर सकता है। और बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको रियल एनालिसिस टफ लगता है या बहुत प्रॉब्लम होती है रियलिसिस को समझने के लिए, तो इस रियलिसिस को वो स्किप कर सकते हैं एक तरीके से। तो उसके अकॉर्डिंग कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर टॉपिक चूज कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जिसके जरिए आप उनको चूज कर उन पर मेहनत करके आसानी से जेआरएफ को क्वालिफाई कर सकते हो। तो चलिए, स्टेप सेकंड जो होगा आपका, वो होगा एक तरीके से पहले कट ऑफ मार्क्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन जानने से पहले, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आपका कट ऑफ मार्क्स कितना होता है जेआरएफ के लिए। तो देखिए, मैं अभी तक जितने कट ऑफ गई है आपकी जेआरएफ की, उसमें से मैक्सिमम कट ऑफ लेके चल रहा हूं। तो मैक्सिमम जो कट ऑफ मार्क्स है वो है लगभग आपका 120 मार्क्स। जनरल कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, किसके हिसाब से? जनरल कैटेगरी के हिसाब से जो आपकी अभी तक मैक्सिमम कट ऑफ गई है जेआरएफ के लिए, वो है 120 मार्क्स। कितनी है भाई? 120 मार्क्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, 120 मार्क्स गई है। ओके, ये तो हो गया हाईएस्ट। ठीक है, कितनी हाईएस्ट कितनी है? 120 मार्क्स। अब हम बात कर लेते हैं कि इस 120 मार्क्स को क्या हम इजीली से ऑब्टेन कर सकते हैं? क्या हम इसको इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं? क्या लगता है आपको, क्या 120 मार्क्स हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं? तो देखो, इससे पहले ना आप कि इसको ऑब्टेन कर सकते हो नहीं कर सकते, मैं आपको एक बार पैटर्न के बारे में बता देता हूं कि पैटर्न क्या होता है, ताकि आपको आइडिया रहे कि पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर आप उसमें से कितने मार्क्स आपको ऑब्टेन करने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो आपके पैटर्न जैसे कि इसमें 3 सेक्शन होते हैं आपके, पार्ट ए एंड पार्ट बी एंड पार्ट सी। 3 पार्ट्स होते हैं। तो जो आपके पार्ट बी एंड पार्ट सी हैं, जो आपके पार्ट बी एंड पार्ट सी हैं, ये आपका कोर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, यानी कि मैथमेटिक्स से होते हैं। तो जो पार्ट बी एंड पार्ट सी है वो आपका क्या है? ये आपका मैथमेटिक्स से लाई करता है, मैथ्स से यहां पर क्वेश्चन होते हैं पार्ट बी एंड पार्ट सी में। लेकिन जो पार्ट ए होता है वो आपका है आपका जनरल एप्टीट्यूड। क्या होता है भैया? जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड होता है पार्ट ए। तो पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड। अब यहां पर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पार्ट ए में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड पार्ट बी में आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड पार्ट सी में आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो पार्ट ए में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्ट बी में आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड पार्ट सी में आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहां पर आपका जो मार्क्स होता है ईच क्वेश्चन का, यहां पर ईच क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो 2 मार्क्स होता है। ईच क्वेश्चन का जो वेटेज होता है कितना होता है भैया, 2 मार्क्स का। यहां पर 3 मार्क्स का वेटेज होता है पार्ट बी में एंड पार्ट सी में 4.75 मार्क्स का वेटेज होता है ईच क्वेश्चन का। ये आपका पैटर्न है। अब यहां पर आपको अगर टोटल देखो, जो पेपर आपसे पूछा जाता है, टोटल अगर मार्क्स यहां से देखो, टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूं, टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, 120 क्वेश्चंस। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मार्क्स लगभग बनेगा 445 मार्क्स, 445 मार्क्स। तो टोटल 445 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। और इसमें से अटेम्प्ट कितना होता है, इसमें से आपको 200 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। इतना आपको अटेम्प्ट करना होता है। कितने नंबर्स का भैया, 200 नंबर का पेपर आपको अटेम्प्ट करना होता है। अब 200 में से आपको कितने मार्क्स आने, 120। अगर देखा जाए तो 445 में से आपको 200 लाने, क्योंकि 200 तो आपको अटेम्प्ट करना है। तो जितना आप अटेम्प्ट करोगे तो उसमें से आपको कितना, 120 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो इसका मतलब आपका जेआरएफ क्वालिफाई। अब ये कैसे कर सकते हो, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, अपना मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो टॉपिक वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो देखिए यहां पर जैसे यूनिट 1 से अगर आप रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा करते हो, क्योंकि देखो ये तो मेन है, क्योंकि ये इनका जो एवरेज वेटेज होता है आपके इन टॉपिक्स का, रियल एनालिसिस का लगभग 60 मार्क्स होता है। कितना, 60 मार्क्स। मैं एवरेज बता रहा हूं, वेटेज इसका 60 मार्क्स होता है रियल एनालिसिस का। सिमिलरली लीनियर अलजेब्रा का भी आपका जो वेटेज होता है वो होता है 60 मार्क्स। कितना होता है भैया, 60 मार्क्स। तो 60 120 मार्क्स। देखो 120 मार्क्स लगभग इन दो से ही होंगे। क्या इन दोनों को करते हुए 120 मार्क्स आ सकते हैं हमारे, नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि रियल एंड लीनियर के पूरे क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आप कितना भी पढ़ लो कि इनसे पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब 120 मार्क्स कैसे लाएंगे, तो मैं आपको पहले इनका एवरेज वेटेज बता देता हूं, फिर मैं यहां पर बताऊंगा एक्सपेक्टेड मार्क्स हम कितने ले सकते हैं। यहां से अगर हम अच्छे से मेहनत करें तो आप यहां से कितने मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। तो देखो यूनिट थर्ड आपका, यूनिट सेकंड से आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका जो वेटेज होता है लगभग 30 मार्क्स होता है। एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसका भी हम एवरेज 30 मार्क्स मान लेते हैं ना, एवरेज मान लेते हैं। अब तक 5-6 सालों का जो सीएसआई नेट का एग्जाम है उसके एवरेज मान के चल रहे हैं हम, इतने एवरेज मार्क्स हैं। ठीक है, एंड ओडीपीडी ये भी लगभग आपका 30 मार्क्स का वेटेज रखता है एवरेज। एंड सीओवी एलआईई यानी कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, इसका हम एवरेज मान लेते हैं 10 मार्क्स, एवरेज मान लेते हैं 10 मार्क्स। वैसे तो 12 से 15 के बीच में होता है, लेकिन एवरेज 10 मान के चलते हैं हम। एंड यूनिट थर्ड से हमने सिर्फ दो ही टॉपिक ये उठाए, ओडीपीडी सीओवी एलआईई। ठीक है, एंड यूनिट सेकंड से हमने कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट उठाया, बाकी हटा दिया। ठीक है, एंड यूनिट 4 से पूरा स्टैटिस्टिक्स देखो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दो टॉपिक जरूर पढ़ लेना, मार्कोव चेन प्लस एलपीपी। क्यों, क्योंकि मार्कोव चेन से एटलीस्ट एक क्वेश्चन हर बार पूछता है। एक क्वेश्चन तो 100% मार्कोव चेन से आता ही आता है, और एलपीपी से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो एलपीपी देखो ज्यादा देखने में तो लगता है कि कितना बड़ा सिलेबस है, लेकिन आप एक स्ट्रेटेजी एक प्लान से पढ़ो तो 5 दिन में आपका एलपीपी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो यहां से आप लगभग इनका अगर मैं वेटेज मानूं 10 मार्क्स मान लेता हूं। ठीक है, ज्यादा नहीं मानते, 10 मार्क्स इसका एवरेज वेटेज, क्योंकि अगर मान लो एक क्वेश्चन यहां से एक क्वेश्चन यहां से अगर 4.75 मार्क्स आता है तो लगभग 10 मार्क्स हो जाता है। एक क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में भी आ जाएगा, एमसीक्यू टाइप में। तो यहां से ये लगभग इतना अगर आप पढ़ के जाते हो तो इसमें से देखो कितना बन गया टोटल, 60 120 एंड फिर ये 180 एंड 200 एंड 230, लगभग 230 का ये एवरेज मार्क्स सकते हैं ये टॉपिक्स। देखो सारे नहीं पढ़ने, यहां से मैंने आपका टोपोलॉजी हटा दिया है ना, टोपोलॉजी हटा दिया, यहां से मैंने आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस हटा दिया, यहां से मैंने पूरा स्टैटिस्टिक हटा दिया, बस मार्कोव चेन को रखा है। अब इसमें से भी देखो सब कुछ पढ़ने, अगर इतना भी पढ़ लेते हो ऊपर से, अगर हम अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर जाते हैं कि कितने मार्क्स आप ला सकते हो, क्योंकि हमारा टारगेट है कट ऑफ को क्वालिफाई करना जेआरएफ की, और जेआरएफ की कट ऑफ होती है 120 मार्क्स। तो 120 मार्क्स कैसे ला सकते हैं, देखो हम मान के चल लेते हैं कि रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा ये 60-60 है। अगर आप इसमें से 35 इसमें लाओ, इसका लगभग हाफ, तो एक्सपेक्टेड यहां से लेके चलते हैं हम, ठीक है, एक्सपेक्टेड मार्क्स ले लेते हैं। चलो तो 35 मार्क्स में लेते हैं यहां पर, ये आपका एवरेज मार्क्स है। ठीक है भैया,
एवरेज मार्क्स, यहां पर ले लेते हैं एक्सपेक्टेड कि हम इतना स्कोर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर आप इस पर मेहनत करोगे एनालिसिस पर अच्छी और लीनियर अलजेब्रा पर, तो हम मान लेते हैं 35 मार्क्स आप रियल में ला सकते हो एंड 35 मार्क्स आप लीनियर में ला सकते हो, ठीक है। ये तो क्या यूनिट 1, तो लगभग लगभग इन दोनों से 70 मार्क्स तो आप ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो, क्योंकि 120 में से 75 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपके आ सकते हैं। फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखो 30 का आता है। अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर अच्छे से मेहनत करोगे ना, तो इसमें से ना गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं आप 20 मार्क्स इजीली ला सकते हो, 20 मार्क्स इजीली ला सकते हो। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नॉट अ टफ, ठीक है, नाम में ही कॉम्प्लेक्स है लेकिन इजी है, तो 20 मार्क्स यहां से ला सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से हम मान लेते हैं 15 मार्क्स। कितना मान लेते हैं भैया? 15 मार्क्स। तो देखो अगर आप इन 4 टॉपिक को ही पढ़ते हो, अगर आप इनको भी रिमूव कर दो और इन 4 टॉपिक के पढ़ते हो तो कितना हो गया? 35 प्लस 35 70, 70 प्लस 35 105। तो 105 मार्क्स आ चुके हैं आपके, लगभग लगभग आप ये कह सकते हो 100 क्रॉस कर गए। इसका मतलब नेट तो आपका 100% है ही आपके हाथों में, आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। अब अगर आप थोड़ा सा अगर यहां पर और एफर्ट डालोगे अच्छे से इन 4 टॉपिक पर, तो आप लगभग लगभग 120 मार्क्स यहां से ला सकते हो, क्योंकि अगर जैसे जैसे आपका इनमें वेटेज बढ़ेगा तो आप इजीली ला सकते हो, क्योंकि टोटल आपका कितना है? 180 है। 180 में से 120 अगर इस पर आप 100% पूरा दे रहे हो अच्छे से, तो आप यहां से इजीली ला सकते हो 120 मार्क्स। अगर बाई चांस हम मान लेते नहीं आ सकते 120, तो इसको कवर अप करने के लिए हम यहां पर ओडी एंड पीडी का सहारा लेंगे। तो ओडी पीडी आपका एवरेजन 30 मार्क्स का होता है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें से आप 30 में से 20 मार्क्स ला सकते हो। तो 10 नंबर हम मान लेते हैं कि इसमें भी सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते, हो सकता है कुछ कंसेप्ट आपसे भूल जाए या कोई मेथड आपको समझ में या आपके माइंड से निकल जाए एग्जाम के टाइम पर, तो हम 20 मार्क्स ला सकते हैं। तो जैसे ही 20 मार्क्स यहां पर लिए आपने, तो यहां कितने हो गए थे आपके? 105 मार्क्स एंड 20 जुड़ते ही कितने हो गए? 125 मार्क्स। चलो सपोज यहां पर आपके कहीं ना कहीं इन 4-5 टॉपिक्स में से 5 टॉपिक हो गए, इनमें से कोई टॉपिक आपका थोड़ा कमजोर रह गया, आपका 125 मार्क्स नहीं ले पाए, तो सीओबी एलआईई है, 10 में से 5 मार्क्स ला सकते हो। देखो छोटे छोटे टॉपिक है सीओबी एलआईई, ये 2-2 दिन के टॉपिक है, अगर आप मेहनत करोगे 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहां से आप कितना, चलो कितना मान ले बताइए? 5 मार्क्स मान ले, ठीक है, ये आ गया, और 5 मार्क्स यहां से मान लो, अब भी कवर हो गया, तो कितना आ गया? अगर अब भी देखो कितना हम कम लेके चल रहे हैं, तो लगभग लगभग यहां तक हो गया था 105 एंड यहां पर हो गया 130, 135। तो टोटल इजीली आप एक्सपेक्टेड जो स्कोर है, एक्सपेक्टेड, तो आप कितना बन रहा है भैया? 105, 110, 130, 135 मार्क्स। तो ये 135 एक तरीके से आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो। ये एक्सपेक्टेड कर रहे हो जब आप अच्छे से इनको मेहनत कर रहे हो, तो इजीली से, बहुत इजीली से आप जेआरएफ की कट ऑफ को क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको अपना 100% देना होगा, क्योंकि आपको अपनी मेहनत झोंक देनी होगी इन टॉपिक्स पर। अगर ये 4 टॉपिक आप कर लेते हो ना, इजीली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। तो इतना इजी है अगर आप मेहनत करोगे तो, ठीक है ना। इजी के साथ कंडीशन भी लगी हुई है कि मेहनत करनी है आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पर देखिए, तो ये तो हो गया आपका मार्क्स। अब बहुत से स्टूडेंट्स को होता है सर इतना मार्क्स कैसे लाए, हमें पार्ट सी में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पार्ट सी में आपका मल्टीपल सिलेक्टिंग क्वेश्चन होता है। कितना होता है? मल्टीपल सिलेक्ट, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू हो सकते हैं। तो कैसे? देखो अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट ये होता है कि हाउ टू अटेम्प्ट, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है। हम पढ़ तो लेते हैं, सब पढ़ कर जाते हैं अच्छे से, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं, पेपर में बैठते हैं, तो 3 घंटे मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हमें नहीं, अगर 2 क्वेश्चन नहीं हुआ ना, हमारा इतना माइंड चकरा जाता है, हम भूल जाते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो हमें आता भी कि नहीं आता, एकदम से सब गायब हो जाता है। तो कैसे हमें पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, ये एक मेन स्टेप है, क्योंकि पूरे महीने भर की, मतलब 6 महीने की मेहनत या साल भर की मेहनत या फिर वर्षों की मेहनत आपकी इन 3 घंटों पर डिपेंड करती है। अगर ये 3 घंटे आप अरेंज या मैनेज नहीं कर पाए, तो आपकी पूरी मेहनत खराब। तो हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम, तो आपको यह पता होना जरूरी है कि एग्जाम को कैसे हम अटेम्प्ट करें। यह भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी मेहनत का जो निचोड़ है वो यहीं पर निकलता है इन 3 घंटे। तो देखिए यहां पर जैसा कि आपको पैटर्न बताया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अच्छा पार्ट ए तो रह ही गया, तो आपका इसमें देखो 135 है। पार्ट ए आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है, 30 मार्क्स का वहां पर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। 15 × 2 30 मार्क्स। अब 13 में से जितना आप,
ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड में जितना आप 13 में से अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर 15 मार्क्स भी आपने इसमें अटेम्प्ट कर लिए तो कितना बन गया, 150 स्कोर बन गया। अगर जनरल एप्टीट्यूड 130 मार्क्स का में आपने 15 मार्क्स का भी अटेम्प्ट कर लिया तो 150 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। तो 150 देखो अच्छा स्कोर है, और कट ऑफ कभी भी 120 के अराउंड ही रहेगी। 120 तो एक सेफ जोन है, सेफ स्कोर है। अगर आप सीएसआई नेट के एग्जाम में 120 स्कोर कर लेते हो तो ये समझ लो आपका जेआरएफ तो 100% क्वालिफाई है, 100%। ठीक है, तो ये आपका एक पैटर्न है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। ये आपकी एक तरीके से कह लो स्ट्रेटेजी है, इसको फॉलो कर कर इस पर मेहनत कर कर आप इजीली 150 मार्क्स ला सकते हो। तो हम एक और यहां पर मेन कड़ी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम। तो देखिए यहां पर आपको बताया पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होता है ना। तो हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले हमें पार्ट बी और पार्ट सी अटेम्प्ट करना चाहिए। सब फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट बी एंड पार्ट सी। अब देखिए पार्ट बी में आपका एमसीक्यू होता है, एक ही ऑप्शन ट्रू होता है, तो उसमें आपको इतना माइंड चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि। और पार्ट सी में क्या, एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू होते हैं, तो आपको पूरा एंगल यानी कि चारों तरीके से सोचना पड़ता है कि यहां पर क्या ये ऑप्शन ट्रू हो सकता है, ये क्या ये होगा, क्या ये नहीं होगा, इस हर तरीके से सोचना पड़ेगा, हर एंगल से आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं तो पर्सनली एडवाइस करूंगा आपको कि आपको सबसे पहले जो अटेम्प्ट करना चाहिए वो अटेम्प्ट करना चाहिए पार्ट सी। पार्ट सी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, पार्ट सी। ये ध्यान रखना, पार्ट सी आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। और क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 4.75 मार्क्स का। टोटल यहां पर आपको 20 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। कितने क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, इसमें से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 60 में से 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। और 20 क्वेश्चंस में देखो, अगर स्टार्टिंग का आप 1 घंटा अच्छे से इस पार्ट सी पर दे दोगे और 60 में से 20 क्वेश्चन आप आराम से इजीली कर सकते हो। अगर आपने ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में कि ये टॉपिक करें ना, वहां से इजीली आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो इसमें पार्ट सी पर आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, एंड फिर यहां पर आपको पार्ट बी को अटेम्प्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका राउंड होना चाहिए वो पार्ट बी पर होना चाहिए। 1 घंटा पार्ट सी पर देने के बाद, क्योंकि 1 घंटे में जितने क्वेश्चन आपसे होंगे वो उतने हो जाएंगे अगर आपको आता होगा तो। फिर उस पर टाइम, पार्ट सी पर ज्यादा टाइम देना बेवकूफी है ना, बेवकूफी है ज्यादा टाइम देना। पार्ट सी को पहले 60 के 60 क्वेश्चन देखो कि कौन से क्वेश्चन आपके से इजीली आपसे हो रहे हैं। तो जब एक राउंड हो जाए पार्ट सी को, 1 घंटा आपका इजीली यहां पर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हो जाए ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए ठीक है, फिर उस पर दोबारा टाइम मत दो पार्ट सी पर, फिर आओ पार्ट बी पर। तो पार्ट बी में लगभग आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 में से आपको लगभग 25 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। अब यहां पर जो आपका यहां पर लगभग कितने 25 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। अब इन 25 क्वेश्चन में ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो इसमें से भी आप 1 घंटा दो, इस पर आराम से करो। जितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते हैं अच्छी बात है, कर लो। 2 घंटे हो गए आपके पास। 2 घंटे होने के बाद अच्छा खासा यहां पर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे अब तक। इसके बाद आप फिर से पार्ट सी पर देखो, जिसमें देखो आपको लग रहा हो पार्ट सी में कि ये क्वेश्चन मेरे से हो सकता है, और आप उसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल देते हो, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे से हो सकता है, मेरे को और थोड़ा इस पर टाइम देना पड़ेगा, तो उस अब तुरंत फर्स्ट राउंड में उस पर टाइम मत दिया करो, क्योंकि फर्स्ट टाइम में अगर आप एक ही क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम दोगे तो आपके बाकी के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, उनको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम बचेगा फिर। तो इसलिए जिस क्वेश्चन को आप 2 या 3 मिनट के अंदर या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर पा रहे हो तो उस क्वेश्चन को करो। अदरवाइज उस जिस क्वेश्चन में 5 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है उसको छोड़ दो, उसको मार्क्स फॉर रिव्यू में डालो, अगले राउंड में करो। तो जो अब आपका आधे घंटे का राउंड है ना, जो आपने मार्क्स फॉर रिव्यू में क्वेश्चन डाल दिए हैं, अब वे अगेन उन क्वेश्चंस को फिर से एनालिसिस करो, पार्ट सी के लिए फिर पार्ट बी के लिए आधे घंटे। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि जो 2 घंटे आपके हो चुके, 1 घंटा बच रहा है, या फिर आधे घंटे के लिए आप पार्ट ए पर टाइम दे दो। ठीक है, या फिर आप पार्ट ए कर लो पहले। चलो एक एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं कि इसको हमने कर लिया, इसको कर लिया। पार्ट ए, इसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन पूछता है, तो जैसे ही आप इसमें से कर लोगे 15 क्वेश्चंस को देखोगे तो इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आपसे होंगे आधे घंटे में। और ये जनरल एप्टीट्यूड देखो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो आप, तो इसमें से इजीली फर्स्ट आधे घंटे में आप लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके होंगे जो आपसे आते होंगे। तो बाकी के आधे घंटे में बस आपको अगला राउंड लेना है। अब इस टाइम को जो मैंने आपको 1-1 घंटे दिया, इसको आप अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हो, कम बढ़ती कर सकते हो ना।
कम ही करना कि मेरे को फर्स्ट पार्ट सी में 50 मिनट देने हैं, इसमें 50 मिनट देने हैं, फिर बाकी का आधा घंटा इसमें देना है, फिर से अगला राउंड लेना है मेरे को, इस तरीके से। तो इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे तो आपकी जो आउटपुट है ना वो ज्यादा निकल के आएगी। ठीक है, इनपुट कम लगेगी और आउटपुट यानी कि आपका जो रिजल्ट होगा वो बेहतर बन के निकलेगा। तो इस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये थी एक छोटी सी स्ट्रेटेजी वीडियो कि हाउ टू क्रैक जेआरएफ इन सीएस एंड एट मैथमेटिकल साइंस। तो ऐसी ही रोचक एंड इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी जानने के लिए एंड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए पीडब्ल्यू के साथ बने रहें। थैंक यू।